नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा बेहद खास शो जो हर रोज हम अपने लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर। तो अगर अब तक आपने निवेश का पहला कदम नहीं रखा है तो आज से अभी से शुरुआत कीजिए। हमारे शो के जरिए समझिए कि क्या पहला स्टेप होना चाहिए, कैसे आप अपने बड़े सपनों को छोटी सेविंग से पूरा कर सकते हैं। अगर आप वो पहला कदम उठा चुके हैं तो कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये भी योर मनी आपको सिखाता है। तो पहले तो तरीका नोट कर लीजिए इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आप वेरियस सोर्सेज के थ्रू इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कीजिए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com ये हमारा ईमेल आईडी है। फेसबुक और ट्विटर पर जाकर CNBC आवाज के हैंडल पर #AskAwaz योर मनी लिखकर भी अपने सवाल आप हमें भेज दीजिए। आज हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज मौजूद हैं। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और एक चीज इंटरेस्टिंग है, हम इस शो में निवेश की बात करते हैं, सेविंग्स की बात करते हैं, लेकिन टैक्स बचाना भी एक इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो हर किसी के दिमाग में रहता है, जो जानना चाहता है कि कैसे मैं अपने टैक्स सेविंग कर सकूं ताकि और इन्वेस्ट कर सकूं। तो आज हम क्वेरीज देंगे, उससे पहले थोड़ा सा फोकस करेंगे टैक्स सेविंग के ऊपर कि किस तरीके से क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू हम टैक्स सेविंग कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्वेरीज भी लेंगे क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे जानना भी चाहते हैं कि क्या क्या विकल्प उनके पास मौजूद हैं। तो बताइए पहले तो टैक्स सेविंग के बारे में क्या क्या सोर्सेज, ऑप्शंस व्यूअर्स के पास हैं। दीपाली जी, जैसे आपने कहा ये मुद्दा टैक्सेशन का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंग्रेजी में मुहावरा है द टू सर्टेनिटीज ऑफ लाइफ आर डेथ एंड टैक्सेशन। तो टैक्स तो हमारी जिंदगी का हिस्सा होगा ही, क्योंकि देश के आगे बढ़ने में टैक्स की कलेक्शन की महत्वपूर्णता है। बट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट है, आपको काफी सारे प्रावधान देती है जिसके तहत आप अपनी टैक्सेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और लेजिटिमेटली आप अपनी टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी रखना और उसको मद्देनजर रख के निवेश करना इंपॉर्टेंट है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जब अगर हम टैक्स की बात आती है, विकल्पों पे जाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि टैक्स तीन जगह पे होता है। एक तो आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे जो मुआवजा मिलता है टैक्स का आपकी इनकम में से, वो पहला टैक्स की रियायत होती है, पहली डिस्काउंट होती है। सेकेंड टैक्सेस जो आपको टैक्स के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं उस पे जो रिटर्न आती है ना दीपाली जी, उस पे जो टैक्स अगर फ्री हो जाए तो उसको सेकेंड टैक्स ब्रेक कहते हैं। और जब लास्ट में पैसा आपको मैच्योरिटी पे मिले उस पे भी कोई टैक्स लगे या ना लगे, ये तीनों टैक्स को ध्यान रखना है आपको। टैक्स की कोई छूट मिलती है इन्वेस्ट करते वक्त, उसकी जो रिटर्न मिलती है वो क्या टैक्सेबल है, और तीसरा जब मैच्योरिटी मिलती है क्या वो टैक्सेबल है। ये तीनों चीज की टैक्स की जो फायदे हैं उसको मद्देनजर रख के आपको अपने टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स को चुनाव करना चाहिए। ओके अच्छा, जब टैक्स सेविंग की बात होती है तो कुछ तो बेसिक चीज़ें हैं जो सभी को मालूम है कि आपको होम लोन पे टैक्स में बचत होती है, टैक्स सेविंग होती है, एजुकेशन जो चाइल्ड की फीस होती है उसके ज़रिए भी आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलता है वेरियस सेक्शंस के थ्रू, मेडिकल एक्सपेंडिचर्स हो गए। लेकिन ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिनमें आप इन्वेस्ट करके तो सेविंग्स कर ही सकते हैं बल्कि टैक्स सेविंग का भी विकल्प आपके पास होगा, वो क्या क्या जरिए हैं? देखिए, जैसे दीपाली जी काफी सारे प्रावधान हैं। जैसे आपने कहा एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन हो गया, एनपीएस का एक सेपरेट 50,000 का लिमिट करार दिया गया था थोड़े सालों पहले बजट में। तो कई सारे विकल्प हैं। पहले तो एक मेन जो मुद्दा है वो एटीसी का मुद्दा है, जिसके तहत 1.5 लाख रुपए की लिमिट है। ये लिमिट काफी सालों से नहीं बढ़ी है। ये उम्मीद करते हैं हमेशा हर बजट में आम नागरिक निवेश की उम्मीद करता है कि एटीसी की जो 51.5 लाख की लिमिट है वो बढ़ जाए। इसमें जो है काफी सारे विकल्प हैं, बट एक विकल्प स्टैंड आउट करता है, एक एक्सेप्शनल विकल्प है, वो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। क्योंकि बाकी सब जो विकल्प हैं ज्यादातर डेट के विकल्प हैं, जिसमें आपको 6 से 8% की टैक्स फ्री रिटर्न मिल सकती है, टैक्सेबल रिटर्न मिल सकती है, दोनों किस्म की विकल्प है। बट इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में अगर किसी ने अपना एटीसी का पैसा लगाया तो उसको ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा पैसे मिले हैं ऑन 4 ईयर इन्वेस्टिंग पीरियड, 5 ईयर इन्वेस्टिंग पीरियड में 4 गुना ज्यादा रिटर्न मिली है डेट के ऑल्टरनेटिव्स के मुकाबले। तो बहुत संभाल के चुनाव करें, इक्विटी से ना डरें, ईएलएसएस का प्रयोग करें, क्योंकि उसमें 12-14% की रिटर्न की उम्मीद आप कर सकते हैं। 3 साल का लॉक इन होता है जो कि मिनिमम लॉक इन माना जाता है। उसी पैसे को रिसाइकल करके आप 2 बार 3 साल बाद वापस एक बार रिसाइकल करके उसी पैसे से टैक्स की रियायत वापस ले सकते हैं और इसको रोल ओवर करते जा सकते हैं। दैट्स द सेकंड बेनिफिट।
तीसरा बेनिफिट इसकी जो इक्विटी टैक्सेशन है, इसकी वजह से जो रिटर्न कमाते हैं उस पे भी 10% की टैक्स है, ना कि पूरी टैक्स है। और जब इन रिडीम करते हैं उस पे भी टैक्स एग्जेम्पशन है। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव डाउन दीपाली जी इज ईएलएसएस का प्रयोग एटीसी में करना ज्यादा जरूरी है। हम इंडियंस कम यूज करते हैं इसको क्योंकि इक्विटी से डरते हैं, और लंबी अवधि में इक्विटी बहुत अच्छी एसेट क्लास है। ओके, चलिए, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं फिरोज जी ने, और अगर अभी भी आप कुछ जानना चाहते हैं इस टॉपिक से जुड़ा हुआ तो अपनी क्वेरीज हम तक भेज सकते हैं। ईएलएसएस फंड्स के बारे में भी फिरोज जी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आप नोट भी कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर हम वेरियस इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किस में कितना ब्याज मिलता है, क्या क्या विकल्प है आपके पास टैक्स बचाने के लिए, निवेश के हिसाब से किस में कितना लॉक इन होता है, ये भी आप नोट कर सकते हैं अगर अपनी टैक्स सेविंग की प्लानिंग आपको करनी हो। और योमनी तो है ही हर कदम पर आपकी मदद करने के लिए। चलिए अब सवालों को शामिल कर लेते हैं। उपेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, उपेंद्र सत्कार, चंद्रपुर, महाराष्ट्र से। उपेंद्र जी, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल था फिरोज सर से कि मुझे लगता है कि मैंने पीएलआई की बहुत सारी स्कीम्स निकाल ली है, तो उसे बंद करके उसे म्यूचुअल फंड में अलोकेट करूं। और मेरा सेकंड सवाल है कि एनपीएस फंड जो बाय डिफॉल्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है, जिसमें एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी पेंशन फंड है, तो उसे बदलकर मुझे एचडीएफसी में करना है, तो एचडीएफसी पेंशन फंड ठीक रहेगा कि नहीं? और मेरा थोड़ा पोर्टफोलियो रिव्यू करके बताइए कि कुछ फंड उसमें ऐड करने पड़ेंगे या निकालने पड़ेंगे या चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फंड्स की डिटेल्स तो है फिरोज जी के पास। लगभग 6 म्यूचुअल फंड्स इन्होंने खरीदे हुए हैं फिरोज जी, जिसमें इनकी एसआईपी चल रही है 10,000 का मंथली एसआईपी इन 6 फंड्स, प्लस इनकी लमसम इन्वेस्टमेंट है 2 फंड्स में, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, टाटा डिजिटल फंड। और साथ ही जो इनका सवाल है आपने सुना, एक तो ये कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कैसा है, प्लस जो एनपीएस में इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं उससे एचडीएफसी पेंशन फंड में स्विच कर ले क्या? बताइए क्या सजेशंस। यस, उपेंद्र जी का जो ये निर्णय है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पीएलआई स्कीम से म्यूचुअल फंड में मूव करने का, मेरे हिसाब से डेटा कहता है कि ये बहुत सही निर्णय है उपेंद्र जी। सो यू कैन विदाउट हेजिटेशन टेक दैट स्टेप। पहले ही सवाल का उत्तर। दूसरा, आपको अपनी पेंशन स्कीम एचडीएफसी की लेनी है। एचडीएफसी की पेंशन स्कीम डेफिनेटली एक चॉइस जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो काबिलियत है वैल्यू इन्वेस्टिंग में, स्पेशली इक्विटी साइड पे, वो काफी डिस्टिंक्ट है। जैसे आपने कहा कि एसबीआई, यूटीआई, एलआईसी के पेंशन स्कीम्स हैं एनपीएस के माध्यम से, और एचडीएफसी की भी है। मेरे हिसाब से एसबीआई और एचडीएफसी दोनों एक बहुत अच्छे चॉइस होंगे एनपीएस के माध्यम से आपको इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि एचडीएफसी की वैल्यू प्रिंसिपल है, एसबीआई ज्यादातर एसेट मैनेजमेंट कंपनी में ग्रोथ प्रिंसिपल करता है, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होंगे। सो दैट्स अ ग्रेट चॉइस, एचडीएफसी इज अ ग्रेट आइडिया। सेकंड रहा सवाल आपके जो स्कीम्स चल रहे हैं 6, उसमें से थोड़े बदलाव मैं बता देता हूं आपको। जो फंड्स आपको एग्जिट करने हैं, मेरे हिसाब से एबीएसएल का, आदित्य बिरला सन लाइफ का फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड आप एग्जिट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इक्विटी जो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी एक ईएलएसएस स्कीम है, उसको आपको एग्जिट करना है। वो ईएलएसएस स्कीम काफी बड़ी हो गई है, उसके बदले क्वांट का टैक्स सेवर जो है वो काफी एजाइल है, काफी मूव कर सकता है, उसमें आप एंटर कर सकते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एक बहुत अच्छी स्कीम है। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज और फ्रैंकलिन ब्लू चिप, ये आपके नए इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, वो 3 जो एग्जिट करके। तो अभी आपके पास टोटल 8 स्कीमें हो जाएंगी। 4 रिटेन करनी है, दूसरी 4 ऐड करनी है, 3 एग्जिट करनी है। अभी 8 के 8 में ही ऐड करें, ज्यादा स्कीम्स अब इससे ज्यादा ना बढ़ाएं। ओके, चलिए, तो ज्यादा स्कीम्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है, थोड़े बदलाव आपके पोर्टफोलियो में सजेस्ट किए गए हैं। आपको कुछ फंड्स ऐड करने भी हैं, प्लस 3 फंड्स जो आपके स्क्रीन पर हैं, जैसे फिरोज जी ने कहा, इनमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे